आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है और जिसकी वैल्यूएशन आज 244.4 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसकी अगर हम बात इंडियन रुपीज़ में करें तो ये 82,451 करोड़ रुपए होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 सैमसंग कंपनी के बारे में। सैमसंग जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टेक कंपनी है और लार्जेस्ट कंपनी में ये 12th नंबर पर रैंक करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया की इकोनॉमी में सैमसंग 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और साथ ही सैमसंग साउथ कोरिया के अलावा 74 अदर कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, जहां ये दुनिया भर के 2,90,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो चलिए जानते हैं उस जर्नी के बारे में जहां सैमसंग ने $47 की एक ग्रोसरी शॉप से 244.4 बिलियन यूएस डॉलर तक का सफर तय किया। लेट्स टॉक अबाउट सैमसंग फाउंडेशन। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी सैमसंग कंपनी कहाँ से शुरू हुई होगी? बात है सन 1938 की, जब टेक था ही नहीं। तो सीधी सी बात है, सैमसंग फल, सब्जी और स्नैक्स की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक छोटी सी शॉप से शुरू हुआ था। एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप से इलेक्ट्रॉनिक्स के जायंट बनने तक के सफर में सैमसंग ने बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे। जहाँ सैमसंग की जर्नी में सबसे पहला ट्विस्ट आता है 1950 में, जब कोरियन वॉर चल रहा था, जब कोरिया एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था, जब उन्हें बेसिक ग्रोसरीज, बेसिक नीड्स के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना पड़ता था। तब पहली बार ली वांगचुल, द फाउंडर ऑफ सैमसंग, ने मार्केट को समझा और एक स्ट्रैटेजी बनाई। और ये स्ट्रैटेजी थी, क्यों हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर बेसिक नीड्स के लिए डिपेंडेंट रहें, क्यों ना हम अपने ही देश की चीज़ों का यूज़ करके, अपने ही देश का एम्प्लॉयमेंट यूज़ करके एक बड़ा बिजनेस बनाएं। और इस तरह सैमसंग ने ग्रोसरी और शुगर रिफाइन की तरफ स्विच किया। कोरिया आज भी 1.49 मिलियन टन शुगर रिफ्यूज़ करता है और इसी का फ़ायदा उस टाइम ली ने उठाया। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ली ने अपना शुगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और अपने शुगर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को एक मुकाम पर पहुंचा दिया। लेकिन अभी तक ली की भूख मीठी नहीं थी, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन की भूख तब तक नहीं मीठती जब तक उनका बिजनेस एक्सटेंड ना हो जाए। अब आता है सैमसंग का टेक्सटाइल, जहाँ सैमसंग ने पहली बार सन 1960 में शुगर रिफाइन और ग्रोसरी को बेचकर सैमसंग टेक्सटाइल, सैमसंग फाइनेंस, सैमसंग इंश्योरेंस और सैमसंग रिटेल का बिजनेस शुरू किया। लेकिन सवाल ये आता है कि सैमसंग को इतने सारे सेक्टर्स में घुसने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि शुगर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल का बिजनेस उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा था। एक अच्छे बिजनेसमैन की ये खासियत होती है, कभी वो एक चीज़ में स्टक नहीं होता, बल्कि अपने बिजनेस को जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सटेंड करने का ट्राई करता है। हमेशा वह कभी भी एक कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं होता, वह हमेशा ट्राई करता है कि अलग अलग ब्रांचेस खोले और अपनी कंपनी को और ज़्यादा एक्सटेंड करे। और इसी माइंडसेट को लेकर ली ने इन सारे सेक्टर्स में अपने पैर जमाए और इतने सारे बिजनेस के बाद भी सर ली का पेट नहीं भरा और अब वो लेकर आए थे सैमसंग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, और वो टर्निंग पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स। 1970 आते आते सैमसंग कोरिया का मेजर मैन्युफैक्चर बन गया था और कोरियन सेमीकंडक्टर में सैमसंग के 50% स्टॉक थे। सैमसंग को बहुत अच्छे से पता था कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फ्यूचर में बूम करने वाली है और इसी प्रेडिक्शन के बेस पर ली ने सन 1971 में अपना पहला ब्लैक एंड वाइट टीवी लॉन्च किया। और टाइम के अपडेशन के साथ साथ सैमसंग ने सन 1979 में माइक्रोवेव और 1980 में एयर कंडीशनर भी लॉन्च कर दिए। अब बात आती है सन 1981 की, जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अपना रेवोल्यूशनरी कदम रखा था, जहां सैमसंग ने पहली बार अपने कलर टीवी और पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया था। अब तक आपने देखा कैसे ली ने एक $47 की एक सिंपल ग्रोसरी शॉप को एक $500 बिलियन की कंपनी बदल दिया। अब तक सैमसंग को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन तो मिला, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ सैमसंग को एज अ गिफ्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी मिली, एंड द प्रॉब्लम वॉज अबाउट सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने में सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स लगते थे, वे सारे सैमसंग बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करता था। और जहाँ बात आती है इंपोर्ट की, वहाँ आता है भारी टैक्स, और जहाँ बात आती है भारी टैक्स की, वहाँ तुम्हें अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एज अ टैक्स देना पड़ता है। और कोई भी बिजनेसमैन कभी ये नहीं चाहेगा कि वे अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एज अ टैक्स दे दे। तो इस गिफ्ट में मिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सैमसंग ने सन 1983 में हैंगुक जोएंजा टोंगसिंग नाम की एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया। इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद सैमसंग ने अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया, साथ ही साथ वे दुनिया की दूसरी कंपनीज को भी सेमीकंडक्टर बेचने लगी। और देखते ही देखते सन 90 तक सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी चिप प्रोडक्शन कंपनी बन गई। अब जब सैमसंग के पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लाइक सेमीकंडक्टर और बाकी के अदर कंपोनेंट्स, तो सैमसंग ने सोचा कि क्यों ना हम मोबाइल इंडस्ट्री में अपना कदम रखें। और इसी के साथ सैमसंग ने टेलीफोन बोर्ड्स, टेलीफोन एंड फैक्स सिस्टम एंड मोबाइल फोन्स को लॉन्च किया। और अब सैमसंग सिर्फ अपने प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, बल्कि ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन को बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि सैमसंग 1980 में ही बहुत सारी कंट्रीज में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुका था। अब तक सैमसंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब बात ये बारी सैमसंग को सबसे बड़ा झटका लगने की, जो है सर ली की डेथ।
सर ली वोंग चुल की डेथ के बाद सैमसंग का सारा कारोबार उनके बेटे ली कुनही ने अपने हाथों में ले लिया था। ली के बेटे कुनही को बहुत अच्छे से क्लियर था कि बिजनेस का फ्यूचर टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स ही होने वाला है, और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग सेमीकंडक्टर्स को मर्ज कर दिया। और टाइम के साथ साथ ग्रो करते हुए सैमसंग 2005 तक दुनिया का सबसे बड़ा LCD मैन्युफैक्चर बन गया था। 2005 में ही सैमसंग को US मोबाइल मार्केट का लीडर घोषित कर दिया गया था। और अभी कुछ साल पहले यानी कि 2018 में सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टैब्लिश की। क्या आपको पता है वो कंपनी कहाँ थी? एंड द कंपनी वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया। अब तक हमने बात की सैमसंग की हिस्ट्री की, कैसे सैमसंग एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप से $500 बिलियन की कंपनी बनी। अब हम जानते हैं सैमसंग कहाँ तक फैला है। नंबर 1, सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। दुनिया के बेस्ट मोबाइल फ़ोन से बुर्ज खलीफा, 101 टावर, पेट्रोल टावर जैसे प्रोजेक्ट्स में भी सैमसंग का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 2, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज। सैमसंग इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी, जहां सैमसंग ने बहुत बड़े शिप प्रोजेक्ट समुद्र में उतारे हैं। साथ ही साथ साउथ कोरिया के टैंक, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर एंड नंबर्स ऑफ फाइटर इक्विपमेंट्स भी सैमसंग ही बनाता है। नंबर 3, रियल एस्टेट, जहां सैमसंग के अपने 15 से 20 लग्जूरियस होटल हैं, और साथ ही साथ साउथ कोरिया का सबसे बड़ा थीम पार्क भी सैमसंग ही ओन करता है। और यहाँ तक कि साउथ कोरिया में एक बड़ा सा टाउन है जो कि सैमसंग ओन करता है। सैमसंग यहाँ तक नहीं रुका, इनके साथ साथ सैमसंग के हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, केयर सेंटर और बहुत सारे कैंपस भी हैं। अब आप ये सोचोगे कि एक अकेला फाउंडर सैमसंग को इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचा सकता है, तो इसमें सिर्फ सैमसंग कंपनी का हाथ नहीं है, बल्कि कोरियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। सैमसंग कंपनीज को उनकी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही साउथ कोरिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुआ, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने जापान से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर बैन लगा दिया। तो अब हम जानेंगे कोई भी गवर्नमेंट किसी कंपनीज का साथ क्यों देती है। एक MNC किसी भी कंट्री की GDP में मैसिव कंट्रीब्यूट करती है। जब भी किसी कंट्री की GDP डाउनफॉल में जाती है, तब गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, वैसे वैसे ही GDP में ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे इकोनॉमी बढ़ती जाती है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट की हेल्प से सैमसंग आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि अकेला सैमसंग साउथ कोरियन GDP में 17% तक कंट्रीब्यूट करता है। तो बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से सैमसंग की ग्रोथ हुई है। नंबर 1, क्विक लर्नर। सैमसंग ने स्टार्टिंग से ही मार्केट को समझा और अकॉर्डिंग टू द मार्केट अपने प्रोडक्ट्स बनाए और अपनी पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंचा। नंबर 2, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सैमसंग के फाउंडर में स्टार्टिंग से ही हाई रिस्क लेने का पोटेंशियल था, और इसी टाइप की रिस्क लेकर सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करता चला गया। नंबर 3, होल्डर मैनेजमेंट। कंपनी ने स्टार्टिंग से ही टॉप पोजीशन पर अपने फैमिली मेंबर और ट्रस्टेड लोगों पर रखा ताकि कंपनी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में। नंबर 4, माइंडसेट। सर ली वोंग चुल स्टार्टिंग से ही फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखते थे, जिनकी वजह से आज सैमसंग इतना बड़ा बना। उनका एक कोड था जो कि ये सैमसंग फ्यूचर हिंजेस और न्यू बिजनेसेस, न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी। वी शुड मेक आवर कॉर्पोरेट कल्चर मोर ओपन, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर इनोवेटिव। ये कोड सैमसंग के फाउंडर के माइंडसेट को दर्शाता है, जहां उनकी सोच हमेशा से चीज़ों को बढ़ाने की और ग्रो करने की थी। तो यही कुछ रीजन थे जिनकी वजह से सैमसंग आज इतनी बड़ी कंपनी बनी। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, और इसी तरह की मज़ेदार बिजनेस की स्टडी को समझने के लिए अभी थिंकवर्स को सब्सक्राइब करें। होपफुली आपको सैमसंग की केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर सैमसंग की केस स्टडी पसंद आई तो होपफुली आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, जहां हमने बात की थी कैसे रुपया डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है। और आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहां हमने बात की थी कैसे पार्ले जी इतनी बड़ी कंपनी बनी। थिंकवर्स को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें और हमारे व्लॉग्स देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप ग्रोइंग।